Hello students, welcome in the new class video. Today we are going to discuss about the term impulse, applications of second law of motion as well as the Newton third law of motion बेटे. ठीक है, आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पीछे पढ़ा था बेटे. पहले हम लोग इम्पल्स से स्टार्ट करते हैं. इम्पल्स क्या है बेटे? ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बेटे. ठीक है, फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटे? इम्पल्स. मैं आपको बताऊं कि इम्पल्स कहां देखने को मिलता है आपके पास. जैसे सपोज आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और जो बॉल है बैट के साथ कितने कम आप शॉट लगा रहे हैं. ठीक है, कितने टाइम के लिए जो है वो बॉल जो है वो बैट के कांटेक्ट में आ रही है बेटे. जो उस वक्त फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है दैट इज कंसीडर्ड एज ए इम्पल्स बेटे. एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटे. तो हमारे पास सिंपल आपने क्या कर दिया, इट इज फोर्स एंड टाइम. आपके पास यहाँ पे आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ले लिया डीजे दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी. ठीक है, फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया फुल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. आपने डिफरेंट टाइम t1 टू t2 बेटे एफ इंटू डी टी. तो हियर इज j दैट इज एफ t2 माइनस t1 बेटे. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स. ये इम्पल्स क्या आ गया? फोर्स इंटू टाइम बेटे. अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बेटे? इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. Impulse of a force is equal to change in momentum. That particular theorem, that particular statement is called as impulse momentum theorem बेटे. As per the Newton's second law of motion, F is equal to dp upon dt. ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया बेटे? यहां से मोमेंटम F into dt बेटे. आपके पास वेरिएबल टर्म मोमेंटम, यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या था बेटे? टाइम. लिमिट्स ले लिए p1 टू p2, यहाँ पे आपने लिमिट ले लिए t1 टू t2 बेटे. तो आपके पास p1 टू p2, यहाँ पे f t that is t1 टू t2 बेटे. तो हम एज पर द इंटीग्रेशन आप सबको पता है कि ठीक है dp स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंटम था. इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर इंटीग्रेशन p. यहाँ पे टाइम था, इसका फुल वैल्यू कितना आ गया बेटे? t. तो आपके p2 माइनस p1 इज इक्वल टू दिस. p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इनटू डेल्टा t एंड दैट इज इक्वल टू j. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटे. तो यहां से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एज वेल एज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज आल्सो ए इम्पल्स बेटे. ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटे. Now here see we are study the term impulse. ठीक है, now on the basis of that we are going to study about that problems बेटे. area under force time graph that gives us the value of force. कोई भी फोर्स टाइम का ग्राफ, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ होगा, उसका जो एरिया अंडर द लाइन होगा वो हमें क्या देगा? दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. बिकॉज व्हाट वी लर्न. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज इम्पल्स. इम्पल्स जो है हमारे पास इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. तो यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्स और टाइम इट बी एरिया अंडर द लाइन इन केस ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ. यहाँ पे मैंने एक ग्राफ कंसिडर किया जिसमें फोर्स क्या था? कांस्टेंट. यहाँ पे मैंने एक ग्राफ कंसिडर किया जहां पे मेरे पास क्या है? फोर्स इज वेरिएबल. ठीक है, तो इन केस ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ तो मेरे पास सीधा आ गया व्हाट इज इम्पल्स. इम्पल्स दैट इज j इज इक्वल टू f इनटू t. क्लियर बेटे, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, सेकंड टाइम अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स j इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इनटू डेल्टा t. ठीक है, otherwise or we can say that limit from 0 to t and f into delta t. In this way you can calculate the impulse from this graph. तो हमने यहां से सीखा area under the line in case of force time graph that gives the value of force बेटे. ठीक है, ओके. अब on the basis of that one problem is there. ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg और उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटे. एंड वी आर गेटिंग दैट ग्राफ बेटे. ठीक है, हमसे पूछा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो आपके पास क्या होगा? इम्पल्स क्या होगा? एरिया अंडर द लाइन. ठीक है, अब 0 से लेके 6 सेकंड तक आपने निकालना है. तो पहले देखो ये हमारे पास ट्राइंगल बना बेटे. ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया आपके पास? ट्राइंगल का एरिया इज हियर बिकॉज एरिया अंडर द लाइन. जैसी पिक्चर वैसा उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे अगेन ट्राइंगल बन रहा है बेटे. तो देखिए 1/2. व्हाट इज द बेस हमारे पास कितना आ गया? 2. और हाइट कितना आ गया हमारे पास? 4. इट मीन द आंसर इज पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया कितना आ गया हमारे पास? फोर्स. और जो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा? दैट इज इम्पल्स बेटे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल इट मीन बेस कितना? 2 2 4 2 और हाइट कितना हमारे पास? 4. इट मीन दैट इज 8. ठीक है, नाउ व्हाट इज 4 to 6? 4 to 6 अगेन बेस इज 2. 1/2 into 2 into हाइट कितना है? 4. इट मीन दैट इज आंसर इज अगेन 4 बेटे. ठीक है, ओके. तो आपके पास व्हाट इज इम्पल्स टोटल कितना बन गया बेटे? व्हाट इज इम्पल्स बन गया हमारे पास 4 प्लस 8 प्लस 4. इट मीन द आंसर इज दैट इज 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दैट
दैट इज इम्पल्स, ठीक है। ये देखो ना, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, ठीक है, या न्यूटन सेकंड बोल सकते हैं आप लोग, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर इनटू सेकंड करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो सकता है, या इसको आप लोग बोल सकते हैं दैट विल बिकम 16 न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म इज फाइनल वेलोसिटी। अब हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से क्या पढ़ा बेटे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से हमने पढ़ा कि जो हमारे पास इंपल्स है, इंपल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F into T as well as is equal to F m and change in momentum m b minus u। अब मींस मेरे पास m b minus u किसके बराबर है बेटे, दैट इज इक्वल टू 16। इंपल्स तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है बेटे। अब मास ऑफ बॉडी इज गिवन हियर, मास ऑफ बॉडी कितना दे रखा है आपके पास 1 kg, इट मींस b minus u is equal to 16, तो b minus u is equal to 16, that is the difference of velocity। if the body is starting from rest, u is equal to 0, so what will be v, v हमारे पास क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंपल्स बेटे। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे। नाउ बेटे सी हियर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। आपके पास वी नो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहां पे हमने ये सीखा था बेटे F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यहां से हमने सीखा था d अपॉन dt ऑफ दैट इज मास इनटू वेलोसिटी एंड दैट विल बिकम हियर इज मास इनटू एक्सीलरेशन बेटे, ठीक है। सो आपके पास हियर इज दैट इज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस, फर्स्ट वन इज कांसेप्ट ऑफ द इनर्शियल मास, ठीक है। व्हाट इज मास, टोटल मैटर कंटेन्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास क्या था, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। ये हमें क्या सिखाता है, लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटे तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, ठीक है, इफ दैट पॉइंट इज क्लियर, इफ लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट मींस वी विल गेट द लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन बेटे। तो यहां से आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अगर सपोज मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है, तो उस केस में मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहां से अगर मेरे पास एक हैवियर बॉडी है, एक्सेलरेशन किसका कम, अगर सपोज हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जिसका मास कम होगा इट मीन उसका एक्सेलरेशन, जिसका मास कम होगा इट मीन उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा बेटे, ठीक है। ये हमने कहां से सीखा बेटे, एज पर द कांसेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें ये चीजें सिखाई बेटे, ठीक है। नेक्स्ट वन बोलता है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, देखो कैसे बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus u upon t, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0 इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स आल्सो इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि if any object move with a constant velocity it means the force x on the body is equal to 0, otherwise no force is required when the body move with a constant velocity, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्स कैन बी मेजर्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हमने यहां से सीखा बेटे एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस dp upon dt, d upon dt। हमारे पास हमने क्या सीखा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने ही हमें फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाया कि हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट F is equal to ma। नेक्स्ट वन, एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी जो है वो आप लोग सपोज आप व्हीकल चलाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन देते हैं, या आप लोग पैर के साथ एक्सीलरेट को, अगर यू आर एक्सीलरेटिंग द व्हीकल इट मींस आप लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सीलरेशन मींस जब आप एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इट मींस इंजन जो है उस बॉडी के ऊपर फोर्स चेंज कर रहा है बेटे, फोर्स लगा रहा है, इट मींस आपकी बॉडी जो है वो भाग रही है बेटे। तो मतलब जो एक्सीलरेटेड मोशन है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाया। वहीं से हमने सीखा कि अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बेटे। नाउ सी द सम एप्लीकेशंस ऑन बेस्ड ऑन दिस। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। आप लोग भी अपनी लाइफ में क्रिकेट खेलते हैं बेटे, तो जब आप लोग बॉल को कैच करते हैं व्हाट हैपेंस, आप ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं बॉल को, ऐसे आ गई बॉल, नो, आप बॉल आई, कैच आया, आप इस तरह से अपने हाथ को पीछे लेके आते हैं। भाई अपने हाथ को आपने पीछे क्यों खींचा बेटे, ठीक है, क्यों खींचा, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टाइम,
ठीक है, आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, उस रिएक्शन टाइम को, यू आर इंक्रीजिंग द टाइम, अगर आप टाइम को इंक्रीज करेंगे इट मीन द फोर्स इज गोइंग टू, सॉरी, आप यू आर इंक्रीजिंग द टाइम, आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है, फोर्स डिक्रीज हो रहा है इट मींस आपका हाथ जो है वो इंजर्ड नहीं होगा और बॉल के ऊपर भी आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी और आप इजीली जो है वो कैच को पकड़ सकते हैं बेटे। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, आपने अपने हाथ को पीछे खींचने का मतलब क्या है प्लेयर का, कि वो इस रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर रहा है बेटे। देखो एक बार यहां पे हो गया, अब यहां से उसने अपने हाथ को पीछे लाया, यहां से लेके यहां तक जो ये रिएक्शन टाइम था उसने इस टाइम को इंक्रीज किया, इट मींस रिएक्शन टाइम मींस जब बॉल जो है उसके हाथ में कॉन्टैक्ट, उसने बॉल को यहीं ले लिया, उसके बाद ऐसे ले आया बेटे पीछे अपनी ग्रिप में, ठीक है, इट मीन रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स विल इंक्रीज। अगर फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज होगा इट मींस आपके पास क्या है, फोर्स डिक्रीज होने का मतलब है कि आपका हाथ जो है वो कम इंजर्ड होगा बेटे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोन्स ऑफ पर्सन फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ऐसा कब देखने को आपको मिलता है बेटे? ठीक है, देखिए आपके पास जैसे हमारी गाड़ी जो है कहीं पे कोलाइड कर रहा है, सपोज सडन एक्सीडेंट इज देयर, इट मींस हमारे पास क्या, देयर इज लार्ज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब लार्ज चेंज इन मोमेंटम कैसे? बिकॉज पहले आपके पास क्या था, एम बी माइनस यू, ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको, एम बी माइनस यू। अब आपने क्या किया, पहले बी की वैल्यू भी कुछ थी, इनिशियल वैल्यू भी कुछ था, अब आपने क्या कर दिया, जब बॉडी फाइनली एकदम से रुक गया, इट मींस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ कौन सा मोमेंटम रह गया, इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज लार्ज, चेंज इन मोमेंटम इज लार्ज, इट मींस ऊपर से रिएक्शन टाइम भी बहुत कम हो गया बेटे, मोमेंटम लार्ज हो गया, ये कम हो गया, इट मीन रिजल्टेंट फोर्स विल इंक्रीज। अब हमारे पास बॉडी को जो है ज्यादा एक्शन के साथ फोर्स लग रहा है, ज्यादा एक्शन के साथ फोर्स लग रहा है, इट मींस मे बी द बोन्स आर फ्रैक्चर्ड बेटे। ठीक है, ए पर्सन फॉलिंग ऑन द सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड। ठीक है, व्हाइल फॉलिंग ऑन द हीप ऑफ ए सैंड इज नॉट इंजर्ड बेटे। क्यों बेटे? बिकॉज जैसे आप देखिए यहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर वो गिरेगा तो वहां पे क्या, अगेन द सेम इज देयर, आपके एक सडन एकदम से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इट मीन लार्ज चेंज इन मोमेंटम, लार्ज चेंज इन मोमेंटम, रिएक्शन टाइम इज लेस, अगेन द फोर्स इज मोर, अगेन द फोर्स इज मोर, इट मींस अगेन अब उसका क्या होगा बेटे, इंजरी जो है वो ज्यादा होगी बेटे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस तरह से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इंपल्स एज वेल एज consider important point about the Newton's second law motions and the applications of Newton's second law motion. Now come to the Newton's third law motion. How did now come to the point of Newton's third law motions? ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेकंड लॉ मोशन बेटे। now come to third law motions. थर्ड लॉ मोशन क्या बताता है हमें? to every action equal and opposite reactions. फोर्स जो है वो कभी भी सिंगल वैल्यू में लाई नहीं करेगा बेटे। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स। सी, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब कंडीशन इज एक्शन किसी और बॉडी के ऊपर होगा, रिएक्शन किसी और बॉडी के ऊपर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर नॉट लाई ऑन द सेम बॉडी बेटे। ठीक है, बट अगर इनका सेंटर बोथ आर एक्टिंग एज सेंटर ऑन द बॉडी, तो अगर इस तरह से एक्शन और रिएक्शन आपके इक्वल और अपोजिट हैं तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, बट देन कब कैंसिल विद ईच अदर एंड एट दैट टाइम net force acts on the body is equal to zero, it means the body is in the equilibrium position बेटे। ठीक है, it means इसके एग्जांपल क्या क्या सकते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, रॉकेट propulsion is the example of the based upon Newton third law of motion बेटे। सी, वॉकिंग के केस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे खड़े हैं, सपोज इस तरह से खड़े हैं, तब थोड़ी आप मूव कर पाएंगे बेटे। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से स्टेप लेते हैं, यू आर पुशिंग, आप लोग जमीन को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, पीछे धकेलते हैं इस तरह से, यू आर दैट इज एक्शन, और ये क्या हो गया बेटे, दैट इज रिएक्शन बेटे। दैट इज एक्शन एंड दैट इज रिएक्शन बेटे। क्लियर बेटे? ओके। स्विमिंग में आप लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को इस तरह से मारते हैं, इट मींस यू आर डूइंग द एक्शन, और पानी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है वहां पे, रिएक्शन बेटे। ठीक है, सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि ये हमारे पास कोई चेयर, ये चेयर, इसके ऊपर कोई बॉय आपके पास बैठा है जिसका मास कितना है बेटे, 50 kg। ठीक है, यहां पे बैठा हुआ है, सो आपसे पूछा है कि व्हाट इज एक्शन, एक्शन क्या होगा आपके पास, आप लोग क्या बोल देंगे, एक्शन क्या हो जाएगा, weight of the boy means that is 50 into 9.8, it means that will becomes 49 Newton, as 50 into 9.8, it means that will become, here is ये 10 ले लो इसको इजी करने के लिए, तो हमारे पास कितना बन गया बेटे, that is 500 Newton। ठीक है, नो that is एक्शन। अब अर्थ जो है वो उसी चेयर को उतना प्रोवाइड करेगा फोर्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन भी कितना होगा, that is also 500 Newton बेटे। ठीक है, तो मतलब न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से हमने क्या सीखा, टू एवरी एक्शन
एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट बेटे। इज इट ओके? ठीक है, एग्जांपल आ गया वॉकिंग, स्विमिंग एंड द रॉक कन्वर्शन बेटे। ठीक है, तो बेटे आई होप आपको मेरी इस वीडियो में जो बातें मैंने की आपको समझ आई होंगी बेटे। ठीक है, मैं पूरी की पूरी फिजिक्स को आपके पास +1 +2 की फिजिक्स को जो है वो एक YouTube के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा बेटे। ठीक है, आपने उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है बेटे। ठीक है, अगर आप सभी मेरी वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा तो वही मेरी लिए एनर्जी है। ठीक है, और मैं उसी तरह से वीडियो जो अपलोड करता जाऊंगा बेटे। फिजिक्स को हमने इजी बनाना है बेटे, इजी लैंग्वेज, सबसे इजी सब्जेक्ट है हमारे पास ये, दैट इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट बेटे। सो प्लीज गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।